Welcome scholars, how are you? Hope you are in good health and faith. So our today's topic is the government and politics in Pakistan, and all the topics which are relevant to these outline, and also we'll start inshallah the international relations. So first of all, we will go through the topic government and politics in Pakistan, then further. Firstly, we have to know that what is the politics and government in Pakistan. So Pakistan's political landscape is shaped by unique blend of historical, social and cultural factors. जाहिर है किसी भी इलाके के जो है वो रहन सहन, कल्चर, हिस्ट्री और सोशल तरीक़ों से पता चलता है कि वहाँ की जुडिशरी क्या होगी, ठीक है, फ्यूडलिज़म कैसा है, वहाँ का डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कौन सी चलती आ रही है, पॉलिटिक्स पार्टीज़ कौन सी हैं, इलेक्शन वहाँ पे किस तरह का है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है. जुडिशरी इन पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट जुडिशरी इन पाकिस्तान. स्ट्रक्चर जुडिशरी का क्या है, सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली और हाई कोर्ट है, ठीक है, इसके बाद फिर लोअर कोर्ट्स आती हैं सारी. सुप्रीम कोर्ट क्या है, द एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बड़ी अदालत का निज़ाम है पाकिस्तान में वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट. इट इज़ द हाइस्ट अथॉरिटी इन द जुडिशल हायरार्की, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योरिंग जस्टिस. फिर उसके बाद डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, जैसे लाहौर की हाई कोर्ट है, ठीक है, और बाकी जो मुख्तलिफ शहर हैं जैसे कराची है वहाँ की अपनी हाई कोर्ट है. ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें फिर अपनी अपनी मुख्तलिफ जो है वो कोर्ट्स बनी हुई हैं, जैसे हाई कोर्ट बोलते हैं. ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट which deals with appeals from lower court and administrative matters, ठीक है. फिर उसके बाद lower courts हैं, these includes session courts, civil courts and magistrate courts that handle a variety of cases at district and local level. सो जुडिशरी का रोल क्या है, बेसिकली जुडिशियल रिव्यू देना, फंडामेंटल राइट्स को कंजर्व करना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन. चैलेंजेस फेस्ड हैं जुडिशरी को भी कुछ, जैसे कि इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, बहुत सारा जो है प्रेशर होता है एग्जेक्टिव ब्रांच का उसके ऊपर, उसे जो है वो लॉ के मुताबिक फ़ैसला करना पड़ता है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, यानी वो प्रेशर में आ जाती है. सो फैक्ट्री ऑफ केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस हैं बैक में, ठीक है, तो जो है वो उसको लीड नहीं करने देते जस्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा सिटीजन के अंदर डिले होता रहता है. डिले यानी अगर फॉर एग्जांपल आप अदालत के अंदर अपना केस लेके गए हैं तो वहाँ पे पहले ही लाइनें लगी होती हैं, फॉर एग्जांपल 1000 केस आपसे पहले पड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी पेंडिंग में, तो आपकी बारी कहाँ पे आएगी. तो फिर इस तरह जो है वो जस्टिस डिले होता जा रहा है. तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था, इंपॉर्टेंस थी, आज स्ट्रक्चर था जुडिशरी का पाकिस्तान में. अब बात करते हैं फ्यूडलिज़म इन पाकिस्तान. फ्यूडलिज़म बेसिकली क्या है कि जागीरदाना सिस्टम, जैसे मुख्तलिफ आपको पता है गांव वगैरह के अंदर, कस्बों वगैरह के अंदर पंचायत का सिस्टम होता है, ठीक है, कि वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं वहाँ पे उन्होंने पंचायत बनाई होती है और उनका ही जो है वो लोकल पॉपुलेशन वो अपने मसाइल लेकर आती है और फिर वो जो है हल करते हैं. बेसिकली ज़्यादातर ये रूरल एरियाज़ में होता है. The term refers to social and economic system in which land ownership is concentrated in the hands of a few wealthy landlords who exert significant influence over local population, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, इनके पास जागीरें होती हैं, वो इसको करते हैं, लुक ओवर करते हैं. Feudalism has deep historicalness in Pakistan, particularly in rural area, where landlords control variety agricultural lands and resources. Impact क्या है इसका पॉलिटिक्स के ऊपर, क्या इफेक्ट होता है सॉरी. It has a crucial role in local and national politics, using their wealth, power and election and influence policy. ज़ाहिर जब वो अमीर होते हैं, ठीक है, तो इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, पावर है उनके पास, वेल्थ है, ठीक है, तो इसी तरह से जो है डिफरेंट नेशनल पॉलिटिक्स को, वो पार्टीज़ को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं अपने अंदर. कलेंशलिज्म क्या है, सरपरस्ती पॉलिटिकल, जाहिर है, पैट्रोनोजिन प्रिवेल्ड वेयर पॉलिटिशियन प्रोवाइड फैक्टर रिसोर्सेज इन फ्यूडल लॉर्ड्स इन एक्सचेंज फॉर सपोर्ट. अब जाहिर सी बात है उनकी जागीर चल रही है रूरल एरिया में, तो लोग क्या करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, फिर वो हेल्प आउट करते हैं कि वो उनको फिर और ज़्यादा वेल्थ दें ताकि वो जो है वहाँ के लोगों को है एक ख़ास जो है पार्टी की तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. चैलेंजेस हैं फ्यूडलिटी के भी, सोशल इनक्वालिटी जिससे जनरेट होती है, ठीक है, और रजिस्टर्स टू चेंज, फिर चेंज नहीं आता, जाहिर बात है ऑटोनॉमी नहीं रहती तो फिर चेंज कहाँ से आएगा. नेक्स्ट पॉइंट है डायनेस्टिक. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वो होती है कि नस्ल दर नस्ल जो है वो सियासत के अंदर चलते जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल भुट्टो है, ठीक है, और ऐसे ही मुस्लिम लीग नून है, ये नस्लों से नस्लों चलते आ रहे हैं. जैसे पहले इसका दादा था, फिर नवाज शरीफ आ गया, फिर उसका भाई आ गया, फिर उसकी बहन आ गई, फिर उसकी बेटी आ गई, आगे उसके बेटे आ गए, इसी तरह से जो है ये आगे आगे चलती जा रही. इसी तरह भुट्टो का है, भुट्टो का पहले अब्बू था, ठीक है, सियासत में, उसके बाद भुट्टो आ गई, फिर उसके बाद उसके बच्चे आ गए सारे, बिलावल भुट्टो. तो ये सारी डायनेस्टिक होती है पॉलिटिक्स. मैकेनिज़्म क्या है इसका कि ये क्या करते हैं, इनहेरिटेड पॉलिटिक्स है, फैमिली मेम्बर्स ऑफन इनहेरिट पॉलिटिक पोजीशन, सिक्योरिंग देयर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर पार्टी स्ट्रक्चर्स. वोटर लॉयल्टी उनके साथ रहती है, जाहिर है अगर अच्छे काम किए हुए हैं तो वो जो पिछले वाले के सारे वोटर्स होते हैं, ठीक है,
वो सारे उसके साथ भी रहते हैं और फिर उनकी पावर जो है वो अब बिल्ड होती रहती है। कंसिक्वेंसेस क्या है? लिमिटेड पॉलिटिकल मोबिलिटी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैन स्टिफल न्यू लीडरशिप एंड आइडियाज, एस्टेब्लिश फैमिलीज, मेंटेन अ स्ट्रेच होल्ड पॉलिटिकल पावर, और पब्लिक जो है वो डिसकंटेंट होता है रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्नेंस। नेक्स्ट आउटलाइन है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप के। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम मेजर के बारे में बात करेंगे। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग काफ है और बेनज़ीर भुट्टो की है। ठीक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI फाउंडेड बाय इमरान खान इन 1996 which is also known as PTI, urged to significant political force advocating for anti-corruption and governance reforms, इसलिए ये बनी थी तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PML, ये नवाज शरीफ ने बनाई थी कि लेड बाय शरीफ फैमिली, इट हैज़ बिन डोमिनेंट पार्टी इन पंजाब, पंजाब के अंदर जो है वही डोमिनेंट है, एंड हैज़ हेल्ड पावर मल्टीपल टाइम्स, बहुत दफ़ा हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की आ चुकी है, तकरीबन 3-4 दफ़ा। पाकिस्तान पीपल, अभी 2025 में भी जो है इन्हीं की हुकूमत है, शरीफ ख़ानदान की। PPP फाउंडेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टी हमारा पीपल पार्टी, जिसकी भुट्टो ने बुनियाद रखी थी। द PPP हैज़ ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस इन सिंध, ये सिंध के अंदर डोमिनेंट पार्टी है PPP। ठीक है, रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, अब इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हो सकते हैं? बिजनेस एसोसिएशंस हो सकती हैं, लेबर यूनियंस, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एडवोकेट करते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ पीपल और द पीपल ऑफ अ ले पर्सन। इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है? पीपल पॉलिसी एडवोकेसी होती है, इलेक्शन सपोर्ट मिलती है ताकि वो जो है अप ग्रो करें, मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग इलेक्शन और वोटिंग बिहेवियर, कि किस तरह वोट होते हैं पाकिस्तान में, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, जनरल इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है हर 5 साल के बाद। पाकिस्तान होल्ड जनरल इलेक्शन में एवरी 5 years टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बली। इलेक्टोरल कमीशन कैसे बनता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज द कंडक्ट ऑफ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। उनका बिहेवियर क्या है कि फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, पार्टी लॉयल्टी की तरफ लोग जो है ज़्यादा ध्यान होता है उनका, एथनिसिटी के ऊपर, रीजन के ऊपर, इलेक्टोरल वायलेंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लो वोटर टर्नआउट कब होता है? जब सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके ऊपर इफेक्ट होते हैं, डिस्ट्रेंचमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एंड लेक अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू लो वोटर टर्नआउट। रीजन एंड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ रिलीजन क्या? इस्लामिक आइडेंटिटी है ज़ाहिर है पाकिस्तान में, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लेजिस्लेशन के ऊपर और पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट जो हैं, लाइक जमात उलमा इस्लामी जो है ये एडवोकेट करती है इन्फॉर्मेशन, और जब लोग जो है वो देखते हैं कि बाकी सारी पार्टी सही तरह से काम नहीं कर रही, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो इस्लाम के मुताबिक जो है वो लीगल फ्रेमवर्क चाहती है, रिलीजियस फ्रीडम चाहती है, सेकुलरिज्म को जो है वो अप ग्रो करती है, तो फिर लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करते हैं जमात इस्लामी को। सेक्टेरियन डिवीजन भी इसमें इन्वॉल्व होती है। चैलेंजेस टेंशन बिटवीन डिफरेंट इस्लामिक सेक्टर्स कैन लेड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्टर्स बन चुके हैं। ठीक है, कोई कहता है कि मैं शिया हूँ, कोई कहता है मैं सुन्नी हूँ, कोई कहता है मैं देवबंद हूँ, तो फिर आपस में लोग जो है वो लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर ये भी एक चैलेंज बनता है। चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को, के बैलेंसिंग सेकुलरिज्म फिर टेंशन बनता है। ठीक है, और एक्सट्रीमिज़म भी जो है फिर लोग जो शिद्दत पसंदी की तरफ आते हैं, फिर एक दूसरे को कत्ल करने की हद तक भी आ जाते हैं। एथनिसिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह से अब बिल्ड हो सकती है? एथनिक डाइवर्सिटी जो है हमें उसे समझना होगा कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं, सबसे पहले हम कौन है? मुसलमान, उसके बाद पाकिस्तानी, और फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोची, कश्मीरी, मुहाजिर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाद की बात है। ठीक है, रीजनल डायनेमिक्स को हमें देखना चाहिए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, और इससे हमारे चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के। अगर हमारे अंदर ऑटोनॉमी नहीं होगी, एथनिक टेंशन्स बढ़ जाती हैं, लैंग्वेज पॉलिटिक्स आ जाती है। ठीक है, और एफर्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी जो है वो बढ़ जाती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपको पता है 18 अमेंडमेंट जब हुई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट, इसके मुताबिक क्या हुआ? 2010 में हुई थी ये। इसने कहा कि रीजनल डिस्पारिटीज़ जो हैं वो इन्हेंस हो रही हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कर रही हैं और कंट्रीब्यूटिंग कर रही हैं बैलेंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। तो इसका नतीजा क्या है कि गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स जो है वो कैरेक्टराइज होती है किससे? डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसकी जुडिशरी है, रिलीजन है, एथनिसिटी है, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है कि पूरी दुनिया के जो हैं वो आपस में क्या रिलेशंस हैं, या फिर बड़े बड़े वाक़यात कौन से हुए, उसका साइज़ क्या है, इकोनॉमी उसकी क्या है। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, सिक्योरिटी के वहाँ पे क्या थ्रेट्स हैं, लीडरशिप स्टाइल क्या है,
मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री क्या है आईआर की पोस्ट वर्ल्ड वार 2, जब जंग अज़ीम दोम ख़त्म हुई तो उसके बाद से जो है वो हम इसको शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2 मार्क अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएनओ जो है वो भी वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी, ठीक है। क्यों बनी? 1945 में इसने प्रमोट किया इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, पीस और सिक्योरिटी को। इसके गोल्स थे कि फ्यूचर कन्फ्लिक्ट से जो है बचा जा सके और लोग जो हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें। मेजर बॉडीज़ जो हैं इसके अंदर कौन कौन सी थी? इंक्लूड जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोल्ड वार भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का। दिस वॉज प्रोलॉन्ग्ड प्रेस ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स along with their representative allies. Ideological conflict इनके दरमियान क्या थी? It was marked by a clash of ideologies, communism and capitalism. ठीक है, वो कहते थे कम्युनिज्म बेस्ट है, ये कहते थे कैपिटलिज्म बेस्ट है। तो बस यही रीज़न बनी कि कोल्ड वार जो है वो शुरू हो गई और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वार्स होती रही और मिलिट्री अलाइंसेस भी जो है वो बढ़ती गई। द कोरियन वार भी इसी के अंदर हिस्सा थी कोल्ड वार का। और क्यूबा के अंदर जो मिसाइल क्राइसिस पैदा हुए वो भी यही थे। वियतनाम वार आर नोटेबल कन्फ्लिक्ट्स दैट आर ड्यूरिंग दिस पीरियड। डीकोलोनलाइजेशन, अब कोलोनाइजेशन का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, डीकोलोनलाइजेशन हो रही है। मैनी कंट्रीज़ इन ईस्ट अफ्रीका एंड कैरिबियन गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्लोबल पावर्स एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मिड 20th सेंचुरी। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशन शिफ्टेड टू ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड लेड टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कैसे डेवलप हुई कि लोगों ने प्रमोट किया इकोनॉमिक को, ठीक है, डिफरेंट इमर्जेंस को उन्होंने कंक्लूड किया और शामिल हुए वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में, किस लिए? ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर सकें और जो है डेवलपमेंट की तरफ आ सकें। ट्रेड एग्रीमेंट किए उन्होंने डिफरेंट, किस किस के ज़रिए? गैट के ज़रिए और एशियन के ज़रिए। ये क्या है? बेसिकली एसोसिएशंस हैं। गैट जो है वो गैट एब्रीविएशन है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स का, और एशियन जो है वो है शॉर्ट फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस की, ठीक है। इन्होंने प्रमोट किया इंटीग्रेशन को और नेशनल कोऑपरेशन को। राइज ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी बनती है? यूरोपियन यूनियन बनी, अफ्रीकन यूनियन बनी, एसोसिएशन ऑफ पर्पस। इनका पर्पस क्या था कि रीजन के अंदर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इन्हांस करें। फॉरेन पॉलिसी बनी पाकिस्तान की, किस लिए? कि नेशनल इंटरेस्ट और मेजर डिटर्मिनेंट जो हैं वो बढ़ सकें, ठीक है। पहले फॉरेन पॉलिसी नहीं थी पाकिस्तान की, फिर बाद में फॉरेन पॉलिसी बनी कि बाकी मुल्कों के साथ जो है ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो है वो इंगेज हो, उसकी कंट्री और डेवलपमेंट की तरफ आए। साइज़ और जियोग्राफी क्या था? पाकिस्तान का साइज़ क्या है और जियोग्राफी क्या है? पाकिस्तान जियोग्राफिकल पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर के हिसाब से तो आपने देखना है, ध्यान से सुनना है। स्ट्रेटजिक लोकेशन पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से पाकिस्तान पे जो है हर किसी की नज़र है। पाकिस्तान जियोग्राफिकल पोजीशन एट द क्रॉस रोड्स ऑफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट एनहांसेस इट्स इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन। बॉर्डर इसके किस किस के साथ लगते हैं पाकिस्तान के? इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड ईरान। इफेक्टिंग इट सिक्योरिटी इन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स। एक्सेस टू ट्रेड रूट किस तरह ट्रेड करता है? अरेबियन सी के ज़रिए। फैसिलिटेट ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह की पाकिस्तान ने? ग्रोथ पोटेंशियल के थ्रू। ट्रेड रिलेशन उसने किए, जैसे चाइना के साथ एक बहुत अजीम मनसूबा, बड़ा मनसूबा है, सी पैक चल रहा है, वो इसी के थ्रू हुआ। सिक्योरिटी कैसे है कि ये सिक्योरिटी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिसी उन्होंने बनाई प्राइमरली ड्राइवन बाय इट्स हिस्टोरिकल रेलेवेंटी टू द इंडिया, पार्टिकुलरली कंसर्निंग कश्मीर। काउंटर टेररिज्म, द फाउंड अगेंस्ट टेररिज्म रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी। मिलिट्री अलायंस जो है वो बढ़ती गई। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद यूएस एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद चाइना टू एनहांस इट सिक्योरिटी। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कैसे की पाकिस्तान ने? डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने अब बिल्ड की, जैसे कि न्यूक्लियर डिटरेंस और मिसाइल बनाई उसने, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में इन्हेंस कर रहा है पाकिस्तान अपना कंपटीशन, और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत नाम कमा रहा है पाकिस्तान, डिफरेंट इनोवेशंस करके, इकोनॉमिक ग्रोथ करके। नेशनल कैपेसिटी क्या है पाकिस्तान की? ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लाइक फॉरेन पॉलिसी के अंदर एजुकेशन और स्किल प्रोफेशंस बहुत जो है वो डाइवर्स अमाउंट में पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिससे डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अ स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फोस्टर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। कंक्लूजन इसका यही है कि पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनी ताकि लोग जो है वो
आपस में जो है लेन देन कर सकें। और फिर पाकिस्तान का हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर डिस्कस किया जो कि इंटरेक्शन को अब बिल्ड करता है डिफरेंट नेशंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडरशिप। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी हमने बात कर चुके हैं, पीपीपी, पीएमएलएन, तहरीक इंसाफ, पीटीआई, ये सारी जो इंपॉर्टेंट थी। लीडरशिप डायनामिक्स पाकिस्तान की क्या है? हाँ, ये इन्फ्लुएंस होती है लीडरशिप से कि लीडरशिप जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा जो है कोalition पॉलिटिक्स के ज़रिए कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह बनती है और किस तरह फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इम्पैक्ट क्या होता है इसके रिलेशनशिप के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल अ गवर्नमेंट में फेवर क्लोजेस्ट टाई विद द यूएस वाइल अनदर कंट्री लीड्स टुवर्ड चाइना और रशिया। पब्लिक सेंटिमेंट्स के ऊपर काम करती है। आइडियोलॉजी इसकी है कि ये प्रिंसिपल को गाइड करती है पॉलिटिकल एक्शन के ऊपर, ताकि वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिसीजन ले सकें। और रिलीजन आइडियोलॉजी आपको पता है इस्लाम की क्या, पाकिस्तान की क्या है, इस्लाम। सो जो है पार्टिकुलरली रिगार्डिंग रिलेशन विद अदर, तो ये मुस्लिम कंट्री के साथ जो है वो ज़्यादा कोलैबोरेट करता है पाकिस्तान। नेशनलिज्म जो है वो इंक्रीज़ होता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका ये है कि एक्सटर्नल रिलेशन जो है अब बिल्ड होते हैं। इंडिया के साथ भी आपको पता है पाकिस्तान के रिलेशंस हैं। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान की क्या है, डेवलपमेंट के ऊपर और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर वर्कआउट करना। नेशनल इंटरेस्ट इसके हैं सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। इन पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट डिराइव फॉरेन पॉलिसी डिसीजन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। टेरिटरियल इंटीग्रिटी पाकिस्तान की अब बिल्ड होती है सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ज़रिए, जैसे कि वो एड्रेस करता है टेररिज्म को और एक्सट्रीमिज़म को, वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके हैं। सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट मंसूबा चल रहा है, ये एक कॉरिडोर भी है जो कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन को अब बिल्ड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एनर्जी को इन्हांस करता हुआ। डिप्लोमेटिक रिलेशन है इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, वो किस किस के साथ जो है स्ट्रेटेजिकल जो है वो लोकेशन शेयर करता है। रीजनल स्टेबिलिटी उसकी कैसे होती है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ, और रोल ऑफ उसका प्रेस और ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या है। पाकिस्तान जो है प्रेस के साथ इंफॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन के ज़रिए, पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए और क्रिटिसिज्म एंड एडवोकेसी के साथ वो करता है अपना रोल प्ले। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करवाता है, डिप्लोमेटिक कोर्प्स बनाता है जो डिप्लोमेट्स और फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स को क्या करता है, मेंटेन करता है रिलेशनशिप्स में। सोशल स्ट्रक्चर इसका क्या है, नेशनल आइडेंटिटी और ग्लोबल इंटरेक्शन। एथनिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी उसकी प्रमोट होती है कल्चर एक्सचेंजेस को लेके और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके। ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे उनका जो है अब ग्रोथ होती जाती है। मिडल ईस्ट भी जो है वो इसी तरह ग्रो कर रही है। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी आपको पता है एनजीओज़ होती हैं जो काम कर रही होती हैं प्राइवेटली लोगों की वेलफेयर के लिए, उसके साथ मिलकर काम करता है। पब्लिक एंगेजमेंट को भी क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी बनाता है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन के अंदर। फिर पब्लिक ओपिनियन का डेफिनेशन है पाकिस्तान के अंदर कि वो किस तरह है। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सेंटीमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी एंड आईआर के वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। मीडिया किस तरह रोल प्ले करती है कि इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन देती है लोगों को और शेपिंग करती है लोगों की परसेप्शन को। फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन किस किस तरह, कौन कौन से फैक्टर। एजुकेशन का लेवल जाहिर है, एक बंदा पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ है उसके ओपिनियन में तो फ़र्क होगा ना किसी भी मैटर को लेके। कल्चर एंड रिलीजियस बिलीव्स भी जाहिर है, एक बंदा बलोचिस्तान का और एक इधर बैठा हुआ है पंजाब में, तो अगर बलोचिस्तान में कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो वो जाहिर है ब्लेम करता है। इससे जो है वो बढ़ती जाती है ना, इनके जो कल्चरल बैरियर जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो वही फिर शेप करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ को और डिफरेंट जो है फिर कन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होती हैं कल्चरल आइडेंटिटी को लेके। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इससे बढ़ता है, जैसे फैमिली, कम्युनिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इम्पैक्ट इसका फॉरेन पॉलिसी पे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो होती है हाई। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी है जो वो फिर बढ़ जाता है किस पे, इनकी कन्फ्लिक्ट्स पे। डिप्लोमेसी इंक्रीज़ होती है, टाइप्स हैं डिफरेंट डिप्लोमेसी की, बायलैटरल डिप्लोमेसी एंड मल्टीलेटरल। बायलैटरल का क्या मतलब है कि दो कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो किस तरह ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, किस तरह सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, कल्चरल एक्सचेंजेस क्या है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड चाइना मेंटेन स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज कोलैबोरेटिंग ऑन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स लाइक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर लाइक सीपैक, ठीक है। और मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी क्या है कि जिसमें दो से ज़्यादा जो है मुल्क इकट्ठा काम करते हैं ताकि वो जो है लोगों के वेलफेयर के काम के लिए काम करें। जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, WTO है, ठीक है। पाकिस्तान पार्टिसिपेट्स इन वेरियस मल्टीलेटरल फॉर्म्स टू एड्रेस इशूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड सिक्योरिटी, जो पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए बात करते हैं। की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज इसके लिए क्या अपनाई हुई हैं दुनिया ने। इंटरनेशनल रिलेशंस में नेगोशिएशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी को भी ध्यान में रखते हैं। अब डिफरेंट चैलेंजेस भी देखने पड़ते हैं डिप्लोमेसी को, जिसके अंदर जियोपॉलिटिक टेंशन आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई काम होना है, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे आगे समुंदर आ गया, दरिया आ गया, या फिर कोई मुल्क हैं वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो उससे अगले मुल्क में हमने जाना है तो वो मसला बन जाएगा, ठीक है, वो हमें पास आउट नहीं होने देंगे। तो ये सारे जो है वो
रीजंस होते हैं जो फिर हिंडर कर देते हैं उस कॉपरेशन को। डोमेस्टिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। हो सकता है कि आप इंडिया के साथ कोई काम करना चाहें, ठीक है, आपने कोई मंसूबा बनाया, लेकिन वहाँ पाकिस्तान के वहाँ गए कि जी ये सही नहीं है, तो हमने ये नहीं करने देना, ये जो है पाकिस्तान ये क्या कर रहा है। तो लोगों का भी जो है प्रेशर बहुत होता है अपनी कंट्री का, ठीक है, ये इफ़ेक्ट करता है आपकी डेवलपमेंट को। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पाकिस्तान का किस किस तरह से होता है इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कंसिड्रेशंस होती हैं जो कि शेप करती हैं कंट्रीज़ आईआर को। की एक्टर्स इसमें क्या है, एग्जेक्टिव ब्रांच। ओबियसली आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि किसी भी गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का, ठीक है। यहाँ पे एग्जेक्टिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है उसका मेन जो है वो रोल है, वही डिसीजन मेकिंग के अंदर काम करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स को देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को देखते हुए जो है वो डिफरेंट बनाते हैं पुलिस। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में पाकिस्तान की, और ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो इसमें बहुत हेल्प आउट करती है। ब्यूरोक्रेसी में कौन आते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, जैसे कि आप इंशाल्लाह जो है CSS करके PMS करके इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेट बनेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का भी जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, मैनेज करते हैं डिप्लोमेटिक मिशन को और एंगेज करते हैं नेगोशिएशंस को। पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्टेप्स इसके हैं कुछ जैसे कि सबसे पहले असेसमेंट होती है नेशनल इंटरेस्ट की, कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हम क्या चाहते हैं। फिर कंसल्टेशन होती है डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ, डिफरेंट पार्टीज़ के साथ, ठीक है, ताकि वो जो है एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग होती है, सारे फैसला करते हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव ब्रांच जो है इनका बाकायदा इजलास होता है कैबिनेट में, और फिर PM की मौजूदगी के अंदर जो है वो एक बात पे मादा होते हैं, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाई जाती है। जब वो सारे वादा हो गए, ठीक है, पास हो गया बिल, तो उसके ऊपर फिर अमल दरामद कराया जाता है। वैल्यूएशन एंड फीडबैक इसकी होती है, जब इम्प्लीमेंटेशन हो गई कोई भी पॉलिसी तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो चेक करते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, ठीक है। एक्सटर्नली फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ग्लोबल डायनेमिक्स, सुपर पावर इन्फ्लुएंसेस शामिल हैं इसमें एक्सटर्नली, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है, UNO है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, सार्क वगैरह। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड पब्लिक की क्या ओपिनियन है कि ग्लोबल परसेप्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए उसके अलाइंसिस के साथ भी और इंटरनली भी। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी जो है वो रिजर्व हो, रेजोल्यूशन हो अदर स्टेट्स के साथ जो है उनकी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज और अलाइंसिस और पार्टनरशिप जो है उन्हें रिजर्व रखा जाए, उन्हें देखा जाए। और इस सब का नतीजा यही है कि हमें जो है मिल के काम करना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखना चाहिए, इंटरनल फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। अपनी डिप्लोमेसी जो है उसे हमें फ़ॉरेन पॉलिसी मेकिंग बनाते हुए जो है एनालाइज़ करना चाहिए अच्छे से। और पाकिस्तान जो है वाइटल रोल प्ले कर रहा है फ़ॉरेन पॉलिसी बनाते हुए बाकी ममालिक के साथ। और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जुडिशरीज़ की और ये सारा चीज़ें जो है ये शेप आउट कर रहे हैं फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन केस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड अप होता है। आज का हम मेजर पार्ट जो है वो कर चुके हैं IR, और इससे पहले जो पॉलिटिक्स वाला टॉपिक था। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।